धन्यवाद राजेश जी तो कई बार क्या होता है ना, जब भी उनको कोई बैट्समैन नहीं मिलता तो मेरे को खड़ा कर देते हैं कि रमेश जी आज खड़े हो जाओ। तो ये इनका एक बड़पन है और एक प्यार है। और आज वॉइस राजेश जी, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा भाई। सचिन, हाँ जी। ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। ऑडियो ठीक आ रहा है क्या? हाँ जी जी, ऑडियो ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है, ओके। जी। बोलिए भाई साहब। जी राजेश जी आपका धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि जब भी कई बार कहता है ना, क्लास में कोई अध्यापक नहीं आ पाता तो वो दूसरे किसी अध्यापक को खड़ा कर देते हैं। तो मेरा भी हाल यही है कि राजेश जी ने मेरे को खड़ा कर दिया कि भाई ये क्लास चलानी है। आपका ये प्यार है और इसके बहाने आपने पता नहीं कितने महानुभाव से मेरे को मिला दिया और उनका एक्सपीरियंस भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मेरे को सुनने का मौका मिलेगा। हाँ, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता कि ये महामारी, यदि हम कोई याद करे तो पिछले 100 वर्षों का भी ये रिकॉर्ड, आई थिंक उससे भी कहीं ना कहीं बड़ी महामारी है। इस महामारी में अकेले केवल स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसमें केवल आदमी इकोनॉमिकली पता नहीं कितने क्या चीजें ऐसा दिख रही है कि कभी ऐसा होगा कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो मेरी जिंदगी काल के अंदर कभी सुना करता था कि कभी एक महामारी 1918 में आई थी, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना था कि वहां भी एक महामारी से कम नहीं था, मगर कभी देखा नहीं। और अब एक एक्सपीरियंस हो रहा है, देखने को मिला कि ऐसा भी हो सकता है। कुदरत की जो मार है वो किसी के हाथ की नहीं, जो आज हमारे साथ ही है, हम जिसको हम झेल रहे हैं। मैं इस कुदरत की मार को थोड़ा सा एक व्यापारिक ढंग से कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि हम एज ए व्यापारी ये कुदरत की मार क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरह से कुदरत की मार अचानक हमारे को झेलनी पड़ती है, हमारे से क्या गलतियां हो जाती है। और ऐसी कुदरत की जब मार आती है तो हम इसमें से क्या कोई अच्छी चीज निकाल सकते हैं क्या? जो हमारे व्यापार नुकसान होगा, क्या हम इस नुकसान को निकालकर क्या हमारे व्यापार भी इससे डेढ़ा दुगना कर सकते हैं क्या? मैं यहां तक भी आपको कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा, क्योंकि जब कभी कोई आपदा आती है तो वो अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। एक देखने का एंगल है किसी का कि वो आपदा के अंदर दुखी राम बना रहे या अपॉर्चुनिटी को भी ढूंढता रहे। तो इस तरह से जो एक व्यापारी की दृष्टि से, एक बिजनेसमैन की दृष्टि से इसके अंदर हम कैसे इसको लेके जाएं, इसको कैसे समझे, इसको किस ढंग से इसको मोड़ दें, वो मैं आपको ये बतलाऊं। आज वर्ल्ड वाइड इस बीमारी से एक चीज तो मालूम हो गया कि हमारे जो ऑक्सीजन है उसकी क्या कीमत है। इससे पहले हमारे को ये नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन की कीमत है। कभी किसी का कोई हॉस्पिटल में गया होगा, उसको जरूर मालूम होगा कि यार ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने में आता है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए का आता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति पूरे दिन के अंदर 3 ऑक्सीजन चढ़ा लेता है, यानी कि 2400 रुपए का ऑक्सीजन एक व्यक्ति पूरे दिन में लेता है। पूरे महीने में वो 72,000 की ऑक्सीजन लेता है। पूरे साल में वो 8,64,000 की ऑक्सीजन लेता है। और यदि पूरा जीवन वो जिए, मान लो कि 80 साल का, तो वो 7 करोड़ की ऑक्सीजन ले लेता है। अब उससे यदि पूछा जाए, भाई तुमने 7 करोड़ की ऑक्सीजन ले ली, ये कोई उधार में तो मिल गई, मगर कभी भी सोचा है कि हम इसको चुकाएंगे, कभी इसका भी कोई कर्जा वापस देना पड़ेगा? यार ये तो नहीं सोचा। तो कुदरत कभी कई बार, जैसे होता है ना, बैंक से हम लोन लेते हैं और टाइम से कई बार पेमेंट ना चुकाते, तो बैंक एक नोटिस भेजता है, भाई मैं आपका अकाउंट एनपीए कर दूंगा, ये मेरा नोटिस है, आप अपना कर्जा चुका दो। तो कुदरत ने आपका अभी एनपीए नहीं किया है, आपको एक प्री सूचना भेजी है कि मेरा कर्जा बहुत हो गया, आप चुका दो या आप उसका कोई सोल्यूशन दो।
तो दोस्तों ये कुदरत का कर्जा हमारे को चुकाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 8 करोड़ का 7 करोड़ का कर्जा हम चुकाए कैसे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। किसी की तनख्वाह 20 जा रहा है, किसी की तनख्वाह 25 जा रहा है, कोई बेचारा मिनिमम वेजेज में कमाता है, तो ये 7 करोड़ का कर्जा तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं किसी के पास ये चर्चा कर रहा था तो उसमें एक निकल कर आया, बहुत अच्छी तरह से एक व्यक्ति ने अपना उदाहरण दिया, लाइव एग्जाम्पल। उसने कहा कि कुदरत का कर्जा कोई जरूरी नहीं है कि आप 7 करोड़ रुपए देकर ही चुकाओ, बहुत इसके पैमाने हैं, बहुत तरीके के साधन है, आप हम उस तरह से भी चुका सकते हैं। जो उसने जो बात कही वो मेरे को मन में बड़ी अंदर से बैठ गई। उसने बताया कि एक सच्ची कहानी के आधार पर कि एक सेठ जब अपने सकरात होती है तो हमारे यहाँ पर बहुत कुछ लोग सकरात के दिन बांटते हैं, गरीबों को बांटते हैं, असहाय को बांटते हैं। तो एक सेठ जी ने कहा कि मैं सकरात के ऊपर 1000 कंबल बांटूंगा। उनके लोगों ने कहा कि ठीक है साहब। उसने डेट तय कर दी कि इस तारीख को बांटूंगा, और बांटने का समय तय कर दिया कि सुबह 8 बजे से बांटना शुरू करूंगा। जब तक कोई भी लाइन में 1000 कंबल पहले लेने वाला आएगा उसको एक एक करके मैं दूंगा। तो लोगों ने सोचा 1000 कंबल है और सेठ जी बांट रहे हैं, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। तो लोगों ने 8 बजे से पहले 7 बजे से ही लाइन लगानी शुरू कर दी। एक लंबी लाइन हो गई। जब एक लंबी लाइन हो गई तो एक व्यक्ति उस लाइन को देखते हुए अनुमान लगा रहा था कि क्यों न मेरे सामने 1000 आदमी से ज्यादा लोग होंगे, तो पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, क्यों 1 घंटा खड़ा रहूं। वो इस तरह से असमंजस में पड़ा हुआ था। तो जो उसके आगे सामने था एक बेचारा बुजुर्ग, एक भिखारी, उसने देखा पीछे वाला बड़ा असमंजस में पड़ा हुआ है, चिंता में पड़ा हुआ है। उसने कहा भाई चिंता मत कर, नंबर आएगा। बोला ये कैसे आएगा, बहुत लंबी लाइन है। तो उसने कहा कि मैं तो मेरे मन में ठान लिया कि नंबर आएगा और मैं कंबल लेके जाऊंगा। फिर 5-10 मिनट के बाद फिर वो पता नहीं होगा नहीं होगा। तो उसने कहा कि भी मेरा मन है कि कंबल लेकर जाऊंगा, तो एक काम कर, तू मेरे सामने आ जा, मैं तो लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हारे पीछे आ जाता हूं। जब मेरा मन है मेरे को मिलेगा तो वो कंबल तुम्हारे को जरूर मिलेगा। उस भिखारी भाई ने उसको आगे कर दिया, आप पीछे हो गए। भिखारी जी के पीछे फिर दूसरा एक, वो भी इसी तरह असमंजस में पड़ा हुआ था कि पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, 1 घंटे पहले से भी खड़े हो गए, टाइम भी खराब होगा। तो भिखारी जी ने उसको भी आगे कर दिया। इस तरह भिखारी उन सब को आगे करता गया, आप पीछे होता गया। और लास्ट में जब वो कंबल बांटने वाले के पास पहुंचा तो उसका नंबर में कंबल नहीं आया, क्योंकि कंबल हजारों कंबल पहले बढ़ चुके थे। तो कंबल बांटने वाला उसको देख रहा था भिखारी की हरकत को कि भाई ये आगे पीछे होता जा रहा है। उसने पूछा भिखारी भाई कंबल लेना था, सुबह से भी खड़े हुए हो वो, तो आपने ये आगे पीछे क्यों हो रहे थे, क्यों आपने कंबल लेना नहीं चाहा। भिखारी ने कहा कि देखो मैं कमजोर हूं, गरीब आदमी हूं, और मैं तो वही काम कर रहा था जो आप कर रहे हो। उसने बोला कि मैं तो कंबल बांट रहा था। बोला जी मैं तो मेरी बारी बांट रहा था कि मेरे पास तो पैसा है नहीं कंबल बांटने के लिए। तो दोस्तों उस कंबल बांटने वाले से भी बड़ा पुण्य उस भिखारी ने पाया। उसने अपना कर्जा बिना कुछ पैसे, बिना कुछ 7 करोड़ दिए भी चुका दिया। तो कर्जे चुकाने के जो पैमाने हैं वो केवल ऐसा नहीं कि 7 करोड़, प्रकृति के कर्जे चुकाने के लिए हमारे पास बहुत साधन है, हम प्रकृति के कर्जे हर तरह से चुका सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को ये जो कर्जे नहीं चुकाए वो ही एक मान के चलो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार पड़ गई, जिसके कारण आज हम इस त्रासदी के इस छोर पे आकर पहुंच गए। अब लॉकडाउन के हमारे अप्रोक्सीमेटली 29 दिन करीबन हम पूरे करने जा रहे हैं और हमारे 11-12 दिन बाकी है। तो 29 दिनों के अंदर जो कंटेंट हमारे दिमाग में आया है, राजेश जी की धन्य हो इस क्लास को कि कम से कम एक अच्छा कंटेंट हमारे को हमारे दिमाग में, हमारे जो मस्तिष्क में बैठता है, मिल गया, जो कंज्यूम कर रहे हैं हम। बाकी तो पूरे दिन टीवी देखे, इतने लोग मर गए, ये होने वाला है, ये होने वाला है, व्यापार खत्म हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएगी, 80 लाख नौकरियों की नोटिस आ गए। व्हाट्सएप उसके ऊपर एक ही आता है कि भाई अब क्या होगा, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या वो पढ़ पाएंगे, विदेश में जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसको क्या वापस ले आएंगे। एक पूरे दिन लो वाइब्रेशन, नेगेटिविटी। किसी दोस्त से बात करते हैं, व्यापारी से बात करते हैं,
अरे क्या होगा व्यापार का, मेरा तो उससे लेना था, उससे देना था। तो पूरे 300 दिन 29 दिन आपके हमारे दिमाग में एक ही आया होगा कि क्या होगा, किस तरह से होगा। एक माइंड में इस तरह की एक वाइब्रेशन बैठ गई। मगर हमारे पास अभी 11 दिन बचे हुए हैं। उन सारी नेगेटिविटी को जीरो करके उससे ऊपर एक पॉजिटिविटी भी हम कर सकते हैं, जो केवल आपके व्यापार को खड़ा करेगी, डेढ़ा करेगी, दुगना करेगी। क्योंकि हम जो दिमाग है वो किसी का गुलाम नहीं है, मगर जो परिस्थिति है, जो हम देख रहे हैं, जो बाहर देख रहे हैं, हमने वो डाल लिया। और वो डालने के बाद वो उसका अधीन बन गया। अब उसका अधीन बन गया तो जैसे वो परिस्थिति चला रही है, मेरा दिमाग चल रहा है। व्यापार खराब होगा, दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, व्यापार खराब होगा। जो हमारी स्थिति है उसको हम नहीं जानता। जो कुछ हो रहा है वो सरकार कर रही है, हमारे डॉक्टर कर रहे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं, उनका काम कर रहे हैं। पर हमको क्या करना है इस मौके पर, वो हमको करना है। वो हम नहीं सोच पा रहे, वो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आप एक महसूस कर रहे हैं कि इस 29 दिन के लॉकडाउन के बाद जो हमारा वायुमंडल, जो हमारा पोल्यूशन का जो पार्टिकुलर अब जो देखने को मिलता है, पोल्यूशन रहित जो एटमॉस्फेयर, ये मैं समझता हूं कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी महसूस ही कर सकता हूं, कभी देखा नहीं। कभी गांव का याद आ रहा है कि ऐसा हुआ होता था, पर आज तो बिल्कुल ही एकदम कभी याद ही नहीं आ रहा कि कैसा ऐसा कोई इस तरह का एटमॉस्फेयर हमारे को मिला होगा। वो एक तरह की हमारे को खुशी है। मगर हम ये नहीं भूल पा रहे कि जो हमारे पास इमोशनल वाइब्रेशन की जो क्वालिटी थी हमारी, वो इतनी लो हो गई। कल ने कोविड चला भी गया तो हमारी इमोशनल वाइब्रेशन की जो क्वालिटी है, जो दिमाग में जो लो हो गई, वो इससे भी बड़ी घातक होगी। उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। कोविड चला जाएगा, मगर हमारे अंदर जो लो वाइब्रेशन जो छोड़ गया, वो बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम में दुखदेही होगा, नुकसान होगा। आपको ताजुब होगा ये जानकर कि जिस दिन हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था और वो आज इनके 1 महीने के अंदर, हिंदुस्तान का डाटा है ये, 20% हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो हमारा घटा है। ये डाटा है। घरों में चाइल्ड डोमेस्टिक वायलेशन शुरू हो गई, डिप्रेशन के केस बनने शुरू हो गए। ये कभी किसी ने नहीं सोचा। ये बहुत बड़ा एक ऐसा घातक बनकर सिद्ध होगा कि जो हमारे व्यापार को भी नुकसान करेगा, हेल्थ को भी नुकसान करेगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नुकसान करेगा। तो दोस्तों, जो वाइब्रेशन की जो लो हुआ है, हमारे को इसको ही बरकरार कर लिया तो अपना बिजनेस, व्यापार डेढ़ा दुगना होगा। वो होगा कैसे? मैं आपको यदि इस तरह से लेकर समझाऊं कि हमारा ये मन जो जितना कमजोर बना लिया हमने, ये बनता जा रहा है, वो हमारे हाथ में है या नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि हमारे हाथ में है। हम इसे गुलाम क्यों बने? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं कार में बैठकर जा रहा हूं, रास्ते में जाम मिल गया जाम। अब मैंने शीशा खोल कर देखा और ये बहुत लंबा जाम है। साइड में एक मोटरसाइकिल वाले ने स्कूटर फंसा रखा है। एक नजदीक से निकलने वाला मेरी कार के हाथ लगा गया। अब वहां पर मेरी तरह और 10 लोग भी जाम में फंसे हुए हैं। एक आदमी ये कहता है, अरे साहब वो पता नहीं कौन है पागल, किसने जाम लगा दिया। मुंह से कुछ गाली भी निकाल सकता है। एक कहता है कि इनको रोड की कोई सेंस ही नहीं है। एक किसी से झगड़ने लग गया, अरे मेरी गाड़ी के हाथ को लगा दिया, यो टच करके चला गया। सब लोगों की माइंड की परिस्थिति उस टाइम पर एक है कि जाम लगा हुआ है, पर माइंड की जो स्थिति है, जो माइंड का स्टेटस है, वो सबका अलग अलग है। एक आदमी ने काम ये करना शुरू कर दिया, चलो यार ये तो पता नहीं कब खुलेगा, 15 मिनट अपनी झपकी ले ले। एक आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया, चलो अपने कुछ
काम सलटा ले। तो परिस्थिति तो एक है कि जाम, मगर स्थिति लोगों ने सबने अपनी अलग अलग बना ली, अपने माइंड को काम करने का अलग अलग तरीका कर लिया। उन्होंने माइंड में एक अलग चीज रख ली कि मेरे को तो पॉजिटिविटी लाकर मेरी वाइब्रेशन को हाई कर मेरे को अब इस 15 मिनट 20 मिनट निकालनी है। दोस्तों, जिसने 15-20 मिनट वाइब्रेशन हाई करके निकाली, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लेकर जाएगा। और जिन 9-8 आदमियों ने यह कहकर कि उसके माइंड में, अपने माइंड में क्या डाल लिया, एक नेगेटिविटी डाल ली, एक वाइब्रेशन को लो कर लिया, और वो सोच में अननेसेसरी का किसी से झगड़ा लड़ाई, और जब ऑफिस में पूछेगा तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। आज जो हमारे पास जो करने के लिए है, वो ये करने के लिए है कि मैं मेरी प्रोडक्टिविटी, दिमाग की जो वाइब्रेशन है वो हाई कैसे करूं। अब वो मैं करूं कैसे? कहना तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि भाई मेरा तो इस साल बहुत बढ़िया जाएगा, मेरा तो बहुत डेढ़ा काम होगा, मेरा दुगना काम होगा, मेरे पास बड़े ऑर्डर आने वाले हैं। अब ये बात कहकर क्या मैं अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहा? क्योंकि सिचुएशन, जो परिस्थिति है बाहर की, वो थोड़ी सी अलग है, मगर एक साइंस भी है ये। जब मैं मेरे दिमाग के अंदर कुछ डालता हूं, परिस्थिति के खिलाफ अपनी स्टेटस बनाता हूं कि मेरा काम बहुत बढ़िया होगा, मेरी बिजनेस डेढ़ा होगा, मेरे कंपटीटर को तो मैं बिल्कुल अलग से पछाड़ दूंगा, मेरा काम का तरीका ही मैं बदल दूंगा, क्योंकि मैं ये लॉकडाउन के टाइम पर मेरी स्थिति को इतना मजबूत किया हूं। क्योंकि साइंस क्या बोलती है, जिसकी मनोस्थिति मजबूत होती है उसका काम वैसे होता है। ये प्रूव्ड साइंस है, मैं नहीं कहता। आपने देखा होगा कितनी बार बीमारी के अंदर डॉक्टर बोलते हैं तो यह बचेगा नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, मेरे को तो बचना है, मेरे को तो भी जीना है, आप कैसे मेरे को हरा सकते हो? और वो अपनी बीमारी से निकल जाता है। हम क्या बोलते हैं, मिरेकल हो गया। वो मिरेकल नहीं हुआ, उसने अपने मन में ठान लिया, अपने मन के ऊपर उन्होंने एक स्टेटस बना लिया, मन में वो जमा लिया, क्योंकि मेरे को जो करना है वो ही मन में डाला है, जो दिखता है वो मन में नहीं डाला। आज क्या दिख रहा है, हमको मन में नहीं डालना। मेरे को करना क्या है, मेरे को आगे क्या दिखाना है, वो मेरे को मन में डाल लिया, और वो डाल लिया तो साइंस बोलती है कि वो वैसा ही होता है। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती होकर कश्मीर गया था, मेरी पहली पोस्टिंग थी, और जब मैं श्रीनगर पहुंचा, क्योंकि मैं कभी भी उत्तर भारतीय और दिल्ली में रहने वाला, इतना टेम्परेचर, कोई माइनस टेम्परेचर मैंने कभी देखा नहीं था। बर्फ मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखी थी, कभी देखी नहीं थी। तो मैं जब उधमपुर से पैटनीटॉप होता हुआ काजीकुंड बनिहाल जब श्रीनगर पहुंचा, तो वहां 3-4 दिन तक हमारा बहुत बड़ा स्नोफॉल हुआ। 4 दिन तक सारे रास्ते बंद हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, और मेरी भी कानवाई रुक गई वहां पर। और मेरे पास जाते टाइम, क्योंकि मैं मद्रास से गया था, तो मेरे पास विंटर के इतने बढ़िया क्लॉथ नहीं थे, श्रीनगर में जाके मेरे को मिलने थे, और मेरे पास जूते भी मेरे लेदर के थे। तो और बर्फ तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी, तो मेरे को बड़ा चाव था बर्फ देखने का। तो मैंने 3-4 दिन बर्फ में खूब खेला। मेरे साथ 2-4 लड़के और भी थे, जवान था, 24-25 साल की उम्र थी। जब मैं बर्फ के अंदर वहां 3-4 दिन खेला, तो श्रीनगर में पहुंचा, तो मेरे पांव के अंदर कुछ सूनापन सा महसूस हुआ। तो वहां हमारे एयरफोर्स श्रीनगर के अंदर डॉक्टर कथूरिया थे, मैं उनके पास गया। मैं, डॉक्टर साहब मेरे को ये पांव में कुछ तकलीफ सी हो रही है, लगता है कि सब कुछ सूनापन है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। डॉक्टर ने, हमारे एयरफोर्स के अंदर सारी व्यवस्था है टेस्ट की। सारे टेस्ट करने के बाद उसकी जब देखा कि चेहरे पर एक बहुत ज्यादा तनाव था। मतलब साहब क्या है ये? बोला बेटा ये तुम्हारे को एक ऐसी बीमारी है। बोला बताओ भी क्या है? तो उसने बोला कि आपके शायद कहीं ना कहीं उंगलियों में स्नो बाइट हो गया। स्नो बाइट का मतलब कि वो पोर्शन जिसमें आपका स्नो बाइट होता है वो काटना पड़ता है, क्योंकि वो फैलता जाता है जहर की तरह, कभी पाँव काट न कट जाए, इसलिए मेरे को आपको उंगली काटनी है। मैं बहुत एकदम नया नया एयरफोर्स में गया था, बड़ी तमन्ना थी कि मैं वो करना है, मेरे को वो बनना है, जहाज चलाना है, पायलट बनना है, बहुत एकदम माइंड में बना कि मेरे को करना है, मेरे को वो सारी चीज मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को बनना नहीं है, मेरे को तो यदि मेरी उंगली कट गई तो मैं ग्राउंडेड हो जाऊंगा, और मेरा जो पायलट का सपना है वो खत्म हो जाएगा, मैं तो एक छोटा सा वो क्लर्क बन के रह जाऊंगा। मैं तो ये जो बीमारी है इसको कंट्रोल करूंगा, मेरे को अब रास्ते बताओ, जैसे हो वैसे करूंगा, चाहे कुछ भी चीज करनी हो। आई एम वेरी मच पॉजिटिव। उसने बोला बहुत मुश्किल है।
उसने राय दी कि लगातार 24 घंटे नमक के पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आपके ये पांव दबाकर रखने, क्या कर सकते हो? बोला साहब मैं 24 घंटे क्या, पूरे महीने तक 24 घंटे रहकर भी, जग कर भी मैं काम कर लूंगा। और मैंने किया, और 30 दिन के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा पॉजिटिव जो था स्नो बाइट वो नेगेटिव हो गया और मेरी उंगली बच गई, और आज मैं बिल्कुल उंगलियों के साथ में हूं। तो मेरा कहने का है कि जिस तरह हम अपने मन में डालते हैं हमारा मन वही बन जाता है। आज केवल हमको अब करना क्या होगा, भाषण तो बहुत बड़ी चीज है, कह भी दिया, आज करना क्या होगा, क्योंकि 11 दिन बाकी बचे हैं दोस्तों। जो आज इस चैनल के मेरे साथ सुन रहे हैं, हम सारे आज लकी हैं, क्योंकि 11 दिन का सदुपयोग हमारे को वो करना है कि हमारा एक ही दिमाग में कि मेरा व्यापार डेढ़ा होगा, दुगना होगा। मेरे कंपटीटर कितने भी रोते रहें मगर मैं उनसे कमजोर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल आदमी नहीं हूं, मैं एक बहुत पावरफुल आदमी हूं। मेरे जो कर्मचारी है मैं किसी को निकालूंगा नहीं, कम से कम 10-12% कर्मचारी और भरूंगा। पिछली साल मैंने 8% बोनस दिया था, अब की बार भगवान करे कोशिश करूं कि मैं 15% बोनस दूं। केवल इतनी दिमाग में ये आपके हाथ में है डालना, ये आप डालोगे। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे डलेगी, मन तो बड़ा चंचल है, डलता नहीं, सोचते तो रहते हैं मगर फिर दिमाग में ये आ जाता है नहीं। इसके लिए अपने को अपने जो प्लान 1 2 3 4 जैसे होता है ना, कुछ भी चीज, हम नहाते हैं तो क्या करते हैं, एक बकेट पानी की भरते हैं, साबुन रखते हैं, ऐसा सबका सिस्टम है। लिखते हैं तो क्या होता है, पहनते हो तो क्या होता है, पहले बनियान पहनते, शर्ट पहनते। तो इसी तरह का इसकी एक एसओपी बनानी है हमारे को। ये सब कुछ करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, क्योंकि जो माइंड है ना वो अपना एक इतना सुपर है, वो जो इसकी जो पावर है माइंड की, उसके सामने सारी पावर फेल है। केवल अपने को एक थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करना है, उसको एक कमांड देनी है और उसमें डाल देना है। मैंने इसको करके देखा। मैं भी कई बार कोई किसी तरह की परेशानी दिमाग में होती थी, मैं कैरी करता था और सोने से पहले वो फिजिकल तो सो जाता था मगर दिमाग मेरा नहीं सोता था। 4-5 घंटे मेरे को लगता था कि कोई ना चीज जब हो जाती है अब नॉर्मल तो दिमाग में घूमती थी। तो किसी अच्छे व्यक्ति के पास, किसी अच्छे दोस्त के पास सुनने को मिला, उसने एक ही लाइन में कहा कि बोले ये 4-5 काम कर लो और आप बहुत सुपर बन जाओगे, व्यापार के अंदर आपका 3 गुना हो जाएगा। 2017 16-17 15-16-17 3 साल 2 साल का मेरा बिजनेस एक पार्टिकुलर एक्स करोड़ टर्नओवर पे पहुंचा हुआ था। 2-3% बढ़ रहा था। मैं बार बार बोल रहा हूं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये व्यापार 2 या 3% बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि भी मेरे पास आ जाना, मैं आपको ये बतलाऊंगा। वो इकोनॉमिक्स नहीं था, वो केवल एक मनोवैज्ञानिक था। उसने कहा कि आपके दोस्त की लिस्ट बताओ, मैंने बता दी। आपके फाइनेंसर की लिस्ट बताओ, मैंने बता दी। आपके और जिससे जनरली जो बात करते हो, दुख सुख बांटते हो, उसकी लिस्ट बताओ, मैंने बता दी। तो उसने कहा कि भी आपका तो व्यापार आपने अपने मन के हारे हार, मन के जीते जीत, उसके माध्यम से आपने ये बना दिया। मैं बोला भी ऐसे कैसे, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं। बोला जी आप मेहनत तो करते हो मगर आपके दिमाग के अंदर जितने जो लोग हैं एक ही बात कहते हैं, बहुत मंदी चल रही है अग्रवाल जी, है ना, आगे से ना काम थोड़ा संभल के करो, काम मत बढ़ाओ, पैसे डूब जाएंगे। आदमी है ना, मैन पावर भरो मत, क्योंकि है ना ये बहुत बड़ा खर्चा है। बढ़िया ऑफिस किराए पे मत लो, गोदाम सोच के समझ के लो। 2 साल तक ये नेगेटिविटी आपके चलती रही और आपके मन में बैठ गया। और मन क्या है, माइंड इज ए पावर, वो जैसे आपको कमांड करता, आपको काम कर रहे हो, इसमें कौन सा आपकी बात हुआ? तो बोला जी मैं क्या करूं? बोला कुछ दिनों के लिए इन लोगों से विराम ले लो। 130 करोड़ जनता में आपको अच्छे आदमी मिलेंगे, उनकी सूची बनाओ, उनसे बात शुरू करो कि भाई क्या होगा, अरे चिंता मत करो, ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, डबल काम होगा, वो होगा, ऐसा होगा, मैन पावर मिलेगी नहीं, 40% महंगी हो जाएगी, जो पहले अपॉइंट करके रख लो, ऑफिस इतना बढ़िया स्पेस लेकर रखो जहां मजा आए। उसने सारी चीज इस तरह की आप अपने दिमाग में, और मैंने वैसे ही अपना रूटीन बनाया और बदलना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे,
2019 की मेरी ग्रोथ, जो दुनिया बोलती है 4% 5%, 29% की मेरी ग्रोथ हुई। जो 2% होती थी लगातार 2.5-3 साल से, वो 29% की ग्रोथ हुई। और इस साल की जो कोरोना भी हो गया, और जो अगले साल 2021 तक, एक साल के अंदर, वो ग्रोथ भी मैं गारंटी लेता हूं कि मैं 28 से 30% की ग्रोथ करूंगा। और ये जो शॉर्टफॉल है इसको भी कवर अप होगा, क्योंकि केवल दिमाग में एक डाल लिया कि ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आज जो 20% की जो डिप्रेशन के केस बने हैं, जो एक फियर बना है, एक लोगों के दिल में भय बन गया, वो भय के गुलाम बन गए, तो वो आज हमारे ये चैनल के माध्यम से 500, 700, 1000 आदमी छोड़ के बाकी लोग, आप अनुमान लगा सकते हो कितने लोग अब इसके बाद भय में जिएंगे। नौकरी जाएगी, सब कुछ होगा, व्यापार होगा, तो उनके भय से उनकी जो वाइब्रेशन है इतनी लो हो जाएगी, वो काम करते करते भी डरेंगे। पहुंचते ही सबसे पहले अपने स्टाफ को निकालेंगे, फिर किसी का ऑर्डर दिया हुआ उसको बोलेंगे भाई ये ऑर्डर तरह से कैंसिल करता हूं मैं आपको, उसको ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। वो इस तरह का जीवन जिएंगे। मगर कंजम्पशन तो होगा सामान का, रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा सबको। जब कंजम्पशन होगा काम का और वो लोग बह में जिएंगे, तो उनका काम कौन करेगा? हम जैसे, आप जैसे 1000 लोग जो हैं आज चैनल को सुन रहे हैं, जो प्रिपेयर है, माइंड में पावर बना ली, वो लोग करेंगे। तो मैं मेरा भी काम करूंगा और मैं उनका काम भी लूंगा, और इतना काम ले लूंगा मैं उनका, तो मेरा काम तो डबल हो जाएगा। केवल मेरे को सोच को ही तो बदलना है, और मेरे को करना क्या है? काम कभी कम नहीं होगा। ठीक है, 100 का काम 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मगर कितने लोग जो है उनकी जो लो वाइब्रेशन से वो इतने ज्यादा भय में जिएंगे, इनसे ज्यादा एंजाइटी में जिएंगे, उनका काम कौन लेगा? उनका काम वही लेंगे जो माइंड से पावर है, जिन्होंने तैयारी करी है अपनी। तो मैं उनका काम भी खोसूंगा, तो मेरे काम तो ऑटोमेटिक डबल होना है। दोस्तों, मेरा काम डबल इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन ये आता, मैं करूं क्या? अब अपना सिंपल में मैं 4 पॉइंट बताता हूं, जो आपको आज से 11 दिन तक आप करके देख लो। यदि 11 दिन में आपको उसमें आपकी बिजनेस के डेढ़े होने की आसार लगे, तो 11 दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद 12वें दिन शुरू कर देना। नहीं हो सकता तो जैसे है वैसे आज भी कर लेना। सबसे पहले, सोने से पहले आपका मोबाइल फोन, जैसे आप 11 बजे सोते हो या 10:30 बजे सोते हो, आपका मोबाइल फोन आपके बेड से 4 फीट दूर 1 घंटा 20 मिनट पहले रख देना। चाहे प्राइम मिनिस्टर का फोन आए, आप उसके हाथ मत लगाना। 1 घंटा 20 मिनट आप 11 दिन करने के लिए बोल रहा हूं मैं। उसके बाद यदि नहीं हुआ तो आप हर सेकंड फोन देखना अपना। 1 घंटा 20 मिनट क्यों? क्योंकि आपको जो 1 घंटा 20 मिनट क्यों बोलता हूं, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, वो आपको माइंड को विचलित रखता है। 40 मिनट के बाद विराम देता है। यदि 1 घंटा 20 मिनट आपने कोई भी, कि मोबाइल पे क्या आएगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो काम नहीं मिला, उसका वो हो गया, वो फैक्ट्री के अंदर एक वॉचमैन नहीं पूछा, ये अननेसेसरी की आपकी लो वाइब्रेशन कर देगा। तो 1 घंटा 20 मिनट यदि आपने फोन को ही टच नहीं किया, मेल को ही टच नहीं किया, आपने केवल उस टाइम पर केवल एक सीरियल बढ़िया सी देख ली, कोई अच्छा दोस्त मिल गया जिसने पॉजिटिव बात करनी थी उससे कर ली, तो 1 घंटा 20 मिनट दिमाग के अंदर, माइंड में वो डालना है जो बिल्कुल आपके पॉजिटिव 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 बढ़िया बढ़िया, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता हो। और 11 दिन आप इसको एक बार मंत्र कर लो कि मेरे को 1 घंटा 20 दिन आज, और कितनी दूर करना है? 4 फीट, क्योंकि 2.5 फीट का हाथ होता है। फिर कहीं वो मन कर गया तो हाथ चला गया, फिर फोन उठा लिया, अरे फिर याद आएगा। तो 4 फीट दूर होने के बाद आपका हाथ जाएगा नहीं, तो आपका बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। दूसरा, आज से ही यदि कर सकते हो, जब हम खाना खाते हैं, मन में ठान लो कि टेलीफोन मेरे डाइनिंग टेबल पे, खाने की टेबल पे बिल्कुल नहीं होगा। बात करते करते उसके बाद खाना खाओ, और खाने के बाद फिर उठा लो, पर खाने के टाइम बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वो आपकी कुछ ना कुछ ऐसी अननेसेसरी की चीज आ जाएगी, आपने पढ़ ली तो आपकी लो वाइब्रेशन कर देगा, आपके भोजन का मजाक किरकिरा कर देगा। तो मैं समझता हूं कि वो आपकी चीजें गलत कर देगा। तो आप उसको करीबन भोजन की टेबल के ऊपर अपना मोबाइल ना रखें। तीसरी, एक आदत का हिस्सा बना लो आभार प्रकट करने का, लोगों का, कि यू आर ग्रेटफुल। जब भी किसी को कुछ मिला, जैसे भोजन की टेबल बैठते हैं, उसका आभार किया कि ये भगवान, आज पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं धरती के ऊपर
जिसको अन्न का दाना मिला नहीं मिला पता नहीं, इतनी बढ़िया सब्जी मिली ना मिली, मगर मैं तो उन किस्मत वालों में से हूँ। आपने मेरे को कितना अच्छा खाना दे रहा, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, नींद का आभार, मेरे को नींद आ रही है, खाने का आभार, मैं खाने का आभार, जो दोस्त ने आपको कोई काम कर दिया उसका आभार, और आपका जो कर्मचारी है उसका आभार, और जो आपका मेरे जैसे हमारे जैसे व्यापारी हैं ट्रांसपोर्ट के, तो हम उस ड्राइवर का फोन करके आभार करें पर डे। जैसे मेरे पास आज 1500 ड्राइवर है, मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम पर डे 7 या 8 ड्राइवर का फोन करके आभार प्रकट करता हूं। यार तुमने आज 600 किलोमीटर गाड़ी चला दी, वेरी गुड, मजा आ गया भाई। वो छोड़ा, अरे सर किसका फोन, चेयरमैन का फोन आया है, वो कितनी दुआ देगा। रास्ते में चलता चलता, अरे उस सिंह पता है आज मेरे पास अग्रवाल जी का फोन आया था, क्या बोल रहे थे, बोला यार तुमने आज 600 किलोमीटर गाड़ी चला दी। अगले दिन वो 800 किलोमीटर चलाता है। दूसरा तिवारी को कहा, तिवारी भी 600 की बजाय 800 किलोमीटर चलाएगा। मतलब एक सब में पॉजिटिव हर तरह कि स्टाफ को मैंने फोन करके कह दिया कमाल कर दिया तुमने, आज तो 400 इंक्वायरी अटेंड कर ली। वो अपने जाकर वाइफ को कहेगा, आज पता है तुम्हारे को, मेरे को शाबाशी दी अग्रवाल जी ने, कहा कि 400 इंक्वायरी अटेंड कर ली। अच्छा, वो और कहेगी कितना बढ़िया सेठ है, तो कितने बढ़िया उसके अंदर मेरे प्रति वाइब्रेशन डाल दी, वो मेरा काम डेढ़ा करेगा। तो दोस्तों, आपका काम वैसे डेढ़ा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, शब्द के अंदर एक आभार तो प्रकट करना है। ये आज से ही बना लो। 11 दिन आपके जितने लोग, आपके कहीं ना कहीं कोई गार्ड खड़ा है, कोई व्यापारी कोई आपका कोई ऑर्डर ले रहा है, उसका आज इस मीटिंग के बाद आभार करना शुरू कर दो। मैं समझता हूं कि आपका 3 पॉइंट तो ये मैंने कह दिया। चौथा पॉइंट जो अहम पॉइंट है, सब सुबह सुबह जब आप घर से ऑफिस निकलते हो, मेरे को तो लगता है 40 मिनट पहुंचने का, किसी को घंटा भी लगता होगा, किसी को 30 मिनट भी लगती होगी, कि 20 मिनट भी लगती होगी। कोई कार में जाता है, कोई मोटरसाइकिल में जाता है। तो दोस्तों, इस 40 मिनट का केवल आप उन लोगों से बात करो जो केवल आपको एनर्जी दे दे, आपको पावर दे दे। केवल एक ही बात कहे, बहुत बढ़िया व्यापार होने वाला है। हिंदुस्तान विश्व गुरु जो 2030 में बनना था, वो अब 2024 में ही बनेगा। पूरा दिखाई दे रहा है, सारा चाइना, सब कुछ जितने भी व्यवसाय हैं हिंदुस्तान में ही आएंगे। मलेशिया थाईलैंड में तो आएंगे, मगर वहां पर इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है। हिंदुस्तान के लोग फिर भी है बहुत बड़े ट्रस्टवर्दी है। तो ट्रस्टवर्दी को देखते हुए जो चीज आएगी वो हिंदुस्तान में ही आएगी। तो ये 40 मिनट 50 मिनट सोचते ही आप जब पहुंचोगे ऑफिस में, आपके खटाखनी से लाओ भाई, लाओ वो ऑर्डर देखो, उसको डबल ऑर्डर देना है, उसको बताओ वो काम डबल करना है, क्योंकि आपके सारी वाइब्रेशन बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सुपर है, बिल्कुल हाई है, और पूरा दिन बहुत आपका हाई निकलेगा। क्योंकि जो पावर ऑफ माइंड है वो आपका एक ऐसा हथियार है जो आपको जैसे चाहोगे, जिस तरह बिजनेस चाहोगे उसमें डाल दिया वैसे निकलता। कहते हैं ना, जिस तरह इन करते हो वैसे आउट होता है। माइंड में जिस तरह इन करोगे वैसे आउट होगा, और आपके कंपटीटर ये देखते रह जाएंगे, अरे इस मंदी के अंदर ये क्या हुआ। केवल अपने को ये सोचना है कि मेरा ये साल बेस्ट ईयर होगा आज तक के बिजनेस का। केवल ये ही दिमाग में डालकर अपने आज से और 11 दिन का सदुपयोग करना है। अभी टाइम क्वेश्चन आंसर का रह गया, मैंने बहुत कुछ कह दिया, और मैं पता नहीं कुछ ज्यादा भी कह दिया तो माफी चाहूंगा, मगर मैं मेरा आश्वस्त हूं कि एज ए अग्रवाल पैकर लिमिटेड मेरा टर्नओवर 1.5 टाइम होगा, गारंटीड होगा। जब हम 1 साल के बाद मिलेंगे, जब टर्नओवर की बात करेंगे, तो मैं कहूंगा देखो ये टर्न होगा। केवल कुछ भी नहीं है, केवल दिमाग में डालना है, और कंपटीशन में जो मायूस होकर बैठे हैं उसका बिजनेस लेना है। सबको मेरा जय हिंद। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सब लोगों से मिला दिया। अब थोड़ा मोटा कहीं परिचय और हो जाएगा तो और खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब। कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं, देखते हैं कितने सवाल अपन ले सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सवाल लेने के लिए। मेरे पास अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण अग्रवाल जी सवाल पूछिए। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपने एक चीज कही कि अपनी निगेटिव निकाल के पॉजिटिव लोगों को हम लोगों को साथ रखना है, तो वो मतलब कैसे ढूंढे जाएंगे? आपने कहा कि आज से उन लोगों को तो किनारे रख दो और पॉजिटिव लोगों को आज से आप ढूंढना स्टार्ट करो। सर उसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाह रहा था आपसे। मैंने जी 4 पॉइंट बताए आपको। 1 घंटा 20 मिनट 4 फीट फोन दूर रखना है, खाने के टेबल पर फोन नहीं रखना। दूसरा,
ग्रेटिट्यूड, आपको हम सबका आभार प्रकट करना है। तीसरा, 40 मिनट आपकी जो भी यात्रा होगी रात को सोने से पहले, आप इतने सीरियल है हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर, कई सीरियल आपको पॉजिटिव सीरियल मिलेंगे, अच्छे सीरियल मिलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं दिमाग को आपको एनर्जी देते हैं, हाई एनर्जी बनाते हैं आपको। वो तो आपको टीवी से ले सकते हो। और 40 मिनट 130 करोड़ जनता में आप यदि कोशिश करोगे, कोई पुराना अच्छा वैसे ऐसे आदमी मिलेंगे तो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव आदमी जरूर मिलेगा। नहीं तो 7-8 मिनट मैं आपको डेली दूंगा, आप मेरे को कार में बैठ के फोन कर लेना, डेफिनेटली आपकी हाई एनर्जी तो मैं कर दूंगा, बहुत मिल जाएंगे। अतुल रंजीत कुमार। जी, जय हिंद रमेश जी, जय हिंद राजेश जय हिंद। जी। आपकी प्रेरक अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन में सकारात्मक भाव का संचार हुआ। एक विषय है, जैसे आपने बताया कि सोने से पहले या खाना खाते समय फोन को अलग रखें, आपने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या दी है। किंतु कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम लॉकडाउन में घर पे हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कल हमारे पास एक विषय आया, दिल्ली पुलिस के एक कर्मी को कोरोना पॉजिटिव मिला। हमने तुरंत विषय को दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय और जो जिलाधिकारी हैं साउथ वेस्ट जिले के दिल्ली के, उनको हमने ये विषय रखा। उनसे हमारी लगभग 7 बजे चर्चा शुरू हुई थी डीएम साउथ वेस्ट से, और 11 बजे तक चली। तो इस बीच हमने खाना भी खाया, हम सोने के लिए अपने बिस्तर पे भी गए। तो इस प्रकार के विषयों में कैसे फोन को अलग रखा जा सकता है जी, ये एक विषय है, नो डाउट। रमेश जी बोलिए। रमेश जी जी, जो आपने बताया, जिसमें कहते हैं ना कि हम इमरजेंसी के अंदर कुछ भी हम करना पड़ता है। दोस्तों, आपने जब रात को 11 बजे सोए होंगे और 1 घंटा 20 मिनट का समय भी आपका इस टोटली नेगेटिविटी में गया, और इस इमरजेंसी में आपने कुछ लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो आपका ये नेगेटिविटी नहीं है, आप एक पॉजिटिव जाएंगे। देखो आज मैं कितना किस्मत वाला हूं, भगवान ने मेरे उस आदमी को एक सेवा करने का मौका दिया, मैं क्या इसके काबिल था क्या? तो आपको उसमें से एक पॉजिटिविटी उठाकर लेके जानी है, न कि मर गए हाय हाय नेगेटिविटी। मैं एक उदाहरण देता हूं कि किसी आदमी ने एक बाल्टी में गोबर कूड़ा करकट डालकर पानी के अंदर मिलाकर धरती पर डाल दिया, और धरती माता ने क्या किया, वो पानी सोख लिया, उसका गंद कूड़ा करकट कीचड़ ऊपर पड़ा रहा। धरती माता ने क्या कहा कि हे भगवान, कितना मैं किस्मतशाली हूं, ये आदमी का धन्यवाद हो कि इस आदमी ने देखो मेरे को कम से कम पानी दे दिया। उसने कूड़े करकट की चर्चा ही नहीं की, और उसने अपने पानी को मिलने की उसकी बढ़ाई की, उसका आभार प्रकट किया। तो उसने क्या किया, एक पॉजिटिविटी ले ली। तो आपके इसके अंदर नेगेटिविटी का आपको सोचोगे कि मर गया क्या हो गया, वहां मत सोचो। आपको अपने आप पे उसका अपने आप पे एक गर्व प्राउड करो कि यस आई एम as a human being I could do something for the society for so and so, and मैं कितना एक भाग्यशाली हूं। वो पॉजिटिविटी लेके आप चलोगे तो आपका वो जो 1 घंटा 20 मिनट पॉजिटिविटी में बदल गया। किरण जी बोलिए। किरण जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। आप कह रहे थे आपने इतना सारा बोल दिया, मैं कहती हूँ आपने गागर में सागर भर दी। इतना कुछ आपने 45 मिनट में बता दिया हमें, जिंदगी का पूरा सार, कि मतलब ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, आपने सबके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज ये बताई है कि जो हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, एक्टिविटी ओरिएंटेड हमारा दिन होना चाहिए। मैं आपसे यही पूछने वाली थी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपका पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है? मैं सुबह उठ गया, 1 घंटा टोटली योगा, 1 घंटा योगा के बाद जो भी डेली की क्रिया है उससे निर्मित होकर, अब तो करीबन धूप में लान है घर के पास, घर के अंदर, तो उसमें 40 मिनट करीबन बैठ जाता हूं। और उसके बाद जो मेरी रात भर की मेल, क्योंकि मैं 1 घंटा 20 मिनट पहले फोन छोड़ दिया, जो पेंडिंग होते हैं वो मैं उसके बाद देखता हूँ, योगा के बाद, फिर लान में बैठने के बाद वो 20-30-40 मिनट में मेरी ये सारी मेल व्हाट्सएप जो है सल्टाता हूँ। उल सल्टाने के बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट लग जाता है। ये मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लिख लूं, और कुछ उन लोगों तक, मेरे जो अपने जो स्टाफ है जो इस टाइम लॉकडाउन में कहीं ना कहीं सिविल सप्लाई कर रहे हैं, उनके नंबर लेकर मैं उनको फोन करता हूँ, उनका हौसला बढ़ाता हूँ, उनका आभार करता हूँ कि यार कमाल कर गया तुम ड्राइवर भाई, तुमने तो ऐसा कर दिया, किसी ने कहा। तो अब उसके कारण जो पहले 5 ड्राइवर थे, जब चर्चा करने के बाद अगले दिन मेरे को 8 ड्राइवर मिलते हैं।
अगले दिन मेरे को 25 ड्राइवर मिलते हैं, मैं किसी को ड्राइवर को नहीं बुलाता, अपने आप ही चर्चा होती है और इस तरह का ये सारा दिन निकल जाता है। राजकुमार गुप्ता जी। हाँ सर। सर सबको मेरा नमस्कार। मैं सर से ये पूछना चाह रहा था, मैडम ने मेरे वो बात को रख ही दिया, शेड्यूल में जानना चाह रहा था सर का, तो सर से फिर भी मैं ये जाना था सर, सेल्फ मोटिवेट कैसे होते हैं? ये बहुत मतलब हमारी मनोस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, तो वो उतार चढ़ाव में सेल्फ मोटिवेट क्या है आपके माध्यम से? थैंक यू। देखो वो हमारे बोलते हैं ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जी, चलो एक मुहावरा है, कहना आसान है, मगर आज जो हम मान के चलो जो हमारा कोविड से पहले जो एक एवरेज जो हमारी मनोस्थिति थी वो एवरेज से भी कमजोर थी, क्योंकि व्यापार उससे पहले भी बढ़िया नहीं था। कोविड से पहले भी मंदी चल रही थी, हर आदमी कहता था मंदा चल रहा है, तो हमारी जो मन की जो स्थिति थी, स्टेटस था, वो उससे भी पहले कमजोर था, और इस कोविड ने सोचेंगे तो और ज्यादा कमजोर कर दिया। तो इसको उससे भी पहले से भी ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए, वाइब्रेशन हाई करने के लिए हमारे को केवल अब घूम फिर कर आता है कि हम मन में डालें कैसे, क्योंकि घूम फिर कर वही आ जाता है मन के अंदर जो हम नहीं सोचते थे, क्योंकि हमको दिखता है हम मन में वही डाल लेते हैं। तो हमारे को जो दिखता है उसको बिल्कुल एक तरह से पेंट आउट करना है, एक पेंट मार लेना। दिखता है वो हमारा हिस्सा ही नहीं है, वो सरकार का है, वो दूसरे का है, जो मेरे को करना है, जो मेरे को चाहिए, केवल वो पेपर पे लिखो, जो चाहिए वो लिखो पेपर पे, उसको एक बार पढ़ो, फिर पढ़ो, तो आपके दिमाग में जो चाहिए आपको, ये तो आप लिख सकते हो आपको क्या चाहिए। आपको एक अमीर बनना है, आपको एक सुपर बनना है, आपका व्यापार डबल बनना है, आपका टर्नओवर 10 करोड़ है उसका 20 करोड़ करना है, ये आप 40 चीज तो लिख लो पेपर से, लिखने के बाद पढ़ लो, फिर नहीं दिमाग में डाला दोबारा पढ़ लो। मैं कहता हूँ गारंटी आपके दिमाग में वही लेकर जाओगे कि जो आपने लिखा है और दिमाग में डाला, और ऑटोमेटिकली आपकी कार्य क्षमता उसके अनुसार चलेगी, कि माइंड इज पावरफुल, वो आपको वही चलाएगा जो आपके दिमाग में बैठे। संजय जैन साहब। संजय जैन जी। गुड मॉर्निंग सर। जी संजय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। You are one of my favorite entrepreneur. Would like to share more of your experiences. I would request you and Rajesh Bhai Sahab to have a full day session, so that we can gain some knowledge from your experiences. We can also achieve some heights in our life. I will be highly grateful to you if you give some time. And Rajesh Bhai Sahab, एक सेमिनार फुल डे का हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। राजेश जी इसका आंसर देंगे जी। ऐसा है फुल डे का सेमिनार के लॉकडाउन के बाद जरूर करेंगे। रमेश जी तो चेतना में भिवानी परिवार में बोलते रहते हैं, पर अच्छी बात यह है कि आप लोग फुल डे सेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो अभी रमेश जी का IIT IIM में सेशन होता रहता है, इस बार आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं अगर रमेश जी का फुल डे सेशन करूं, कितने लोग आना चाहते हैं चैट बॉक्स में बताना है मुझे एक बार। बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या बात है? ओहो, अब आया, अब तो तूफान आ गया। जय हो, आपकी जय हो, सबकी जय हो। रमेश जी का TRP काफी बढ़ा दिया आप लोगों ने। ओके। कुछ सवाल और आ गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये अमित गुप्ता जी को मैं ओपन कर रहा हूँ। अमित गुप्ता जी बोलिए। ये अमित गुप्ता मेरी आवाज नहीं सुन रहे क्या? ओके, हेलो, बोलिए। ऐसा मैंने तो उसके लिए हैंड रेस किया था, अभी जो आपने पूछा था ना कि फुल डे सेमिनार के लिए। हाँ ठीक है, उसके लिए भी हैंड रेस करा था। ओके, फाइन। हाँ, ठीक है। राइट। पवन मोड़ा जी पूछिए। हाँ भाई साहब को नमस्कार, रमेश जी को नमस्कार पवन जी। हाँ रमेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके पास जो भी स्टाफ होता है, वर्कर होते हैं,
उनके अंदर सब आदमी बहुत बढ़िया नहीं होते, कुछ एक आध जो अपन हरियाणा में कहते हैं कड़ी बिगाड़ होता है। तो उस आदमी को कैसे टैकल करना चाहिए, उसको कैसे ठीक लाइन पे लाना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज। धन्यवाद। देखो जी, आप सबसे पहले तो हमारे पास में एक संख्या जो होती है ना, 88% आदमी अच्छे होने चाहिए, 12% यदि वो खराब भी हैं तो उसके साथ निभ जाते हैं, जिसको आप कड़ी बिगाड़ बोलते हैं। और जो एक क्या होता है ना कि एक को देखकर दूसरा भी रंग बदल लेता है, और सब एक पार्टिकुलर जो आदमी जो कड़ी बिगाड़ है उसको यदि हम उसका भविष्य दिखाएंगे बुलाकर कि भाई देखो तुम यहाँ पर क्लर्क भर्ती हुए थे या मैनेजर भर्ती हुए थे और 5 साल के बाद तुम यहाँ से इस जगह जा सकते हो, उसको आपको उसका एक 5 साल का एक नक्शा बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि 5 साल के बाद यहाँ जा सकते हो, और यदि ये नहीं किया तो आप नहीं जा सकते। तो आज हमारे मिलिट्री के अंदर सिपाही भर्ती होता है और वो सूबेदार बन जाता है। यदि उसको ये मालूम हो कि मेरा कोई गोल ही नहीं है, मैं तो सिपाही भर्ती हुआ हूँ और सिपाही से रिटायर होऊंगा, तो उसके मन में चार्म खत्म हो जाता है। जैसे अपन कोई हॉकी का गेम खेल रहे हैं तो उसने कहना है कि भाई देखो गेम खेलेंगे हम, मगर इसमें गोल गाल है ना वो नहीं मान्य नहीं होगा। कोई करे उन्हें तो गिनती होगी, आपने करा भी कोई फायदा नहीं है, मैंने भी करा तो कोई नहीं, बट खेलेंगे तो क्या गेम में चार्म आएगा? गेम का मजा ही नहीं है। गेम का मजा जब होगा हम गोल करेंगे, भाई आपने 4 करने मेरे 3 करने हैं। जब तक किसी आदमी का जो कड़ी बिगाड़ या कोई भी आदमी का जब गोल तय नहीं होता तो उसका जीने का काम करने का चार्म खत्म हो जाता है। तो आपको हर व्यक्ति का जिस दिन भर्ती होता है उसका गोल प्लान बनाना पड़ेगा। मेरे दोस्त 3 साल के बाद आप छोटे क्लर्क से बड़े क्लर्क बनोगे, 4 साल के बाद एग्जीक्यूटिव बनेंगे, 7 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे और 9 साल के बाद मैनेजर बनोगे, सब्जेक्ट टू ये सारे करते हुए, और 14 साल के बाद आप जनरल मैनेजर बन सकते हो। तो जबकि गोल तय हो गए, या तो वो छोड़ जाएगा कड़ी बिगाड़ या फिर वो आपके मन से काम करेगा। तो आपको गोल जरूर बना के देने पड़ेंगे। ये एक एचआर की जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम मैनी टाइम्स गोल तय नहीं करते, बोलते हैं इसमें तो काम ही नहीं आता, ये तो काम ही नहीं करता, क्योंकि हमारा गोल तय नहीं है उसको बस दिखाना पड़ेगा तो आज यहाँ हो और 5 साल के बाद वहां जाओगे, बस इतना ही है, गोल तय करने आपको। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12 सवाल अभी और लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन समय हो गया है, मेरे पास 3-4 मिनट कुल रह गई हैं। मुझे ये बताइए रमेश जी, अब जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से आपसे जुड़े? बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से चैट बॉक्स में, हम रमेश जी से जुड़ना चाहते हैं, क्या तरीका है रमेश जी से जुड़ने का? एक व्हाट्सएप है इस टाइम पर, इजीली आपके कोई क्वेश्चन होंगे मैं इमीडिएटली तो उसका जवाब, मतलब क्योंकि मैं भी एवरी सेकंड नहीं देखता, उसमें आपका आ गया डेफिनेटली उसका आंसर मैं दूंगा। और कोई भी यदि मान लो कोई ऐसी है जो व्हाट्सएप पे नहीं टाइप करके बोल सकते, तो एक मिस कॉल छोड़ दे तो मैं उनसे फोन से बात करके भी उनके जवाब दे दूंगा। नंबर दे दीजिए। 9810095949। एक बार रिपीट कर दीजिए रमेश जी। 9810959449। अच्छा, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से। रमेश जी बहुत बिजी रहते हैं, जो आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन हो लगता हो वही उसके लिए ही आप कॉल करें, और आप कोई व्यक्तिगत काम के लिए फोन नहीं करेंगे, मुझे भी विश्वास है। आइए दोस्तों, रमेश जी से चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। और आज इन्होंने हमारे दिमाग में एक बात जरूर डाल दी है कि पॉजिटिविटी से अगर हम रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे बीच में देश के बहुत बड़े कवि आए हुए हैं जिन्होंने अनेक हरियाणवी फिल्में बनाई और बहुत बड़े गीतकार हैं। वो नाम होता ओपी हरियाणवी। 2 मिनट की कोई छोटी सी कविता हम उनसे सुनना चाहते हैं। श्री ओपी हरियाणवी जी। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पिछले हफ्ते लॉकडाउन पर एक वीडियो रिलीज हुई है सोनोटेक कंपनी से, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भाई हंसराज
रलन जी भी बैठे, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा को मेरा नमन है, दुनिया के पालनहार विष्णु को मेरा नमन है। ब्रह्मा को मेरा नमन है, विष्णु को मेरा नमन है, जो प्रलय और संहार करे प्रभु शिव को मेरा नमन है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों का तो काम हो चुका पूरा, प्रलय और संहार बिना सृष्टि का चक्र अधूरा। अभी टल जाए संहार प्रभु शिव का यही यतन है, मानव करे भूल सुधार तो शांति और अमन है। पंछी डाले पिंजरे में और पशु पे बोझा ढोया, पीठ पे डंडे बरसाए पशु भीतर भीतर रोया। अब पिंजरे में परिवार है, पिंजरे से बाहर कफन है, पशुओं की चीख पुकार में मानव की चीख दफन है। धन्यवाद, आपने समय दिया। राजेश जी प्रणाम। दोस्तों, मैं आपसे 2-3 छोटे छोटे निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो मेरी फेसबुक पर जो अपने चाय चर्चा का पोस्टर होता है उसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। दूसरा, अपने सोशल मीडिया पे इस क्लास का प्रचार करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। मुझे व्हाट्सएप आते हैं कि अपने साले को भेज दूं क्या? अरे भाई, साले को नहीं भेजेगा तो पत्नी रोटी थोड़ी बनाएगी? भेजो, सबको भेजिए, अपने ससुराल वालों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको लिंक भेजिए। ज्ञान सबको मिलना चाहिए। एक बार तो ये प्रचार कीजिए। इसका वीडियो के लिए मुझे फोन मत कीजिए, मेरी फेसबुक पर वीडियो अवेलेबल है, वहां जाके आप शेयर अपनी फेसबुक पे कर लीजिए। आज का भी पूरा वीडियो मेरी फेसबुक के ऊपर है। बात और तीसरा निवेदन ये है कि आप समय से आ जाया करें। मैं देख रहा था आज 250 लोग थे, लेकिन समय पर केवल 104 थे, बाकी सब लोग लेट आए थे। जीवन में विलंब से कोई काम नहीं करना चाहिए। कल से हम लोग 10 मिनट पहले, सचिन मेहता से मैं प्रार्थना करूंगा, जी 10 मिनट पहले ही क्लास को ओपन कर दिया करो। और हम लोग अच्छे विद्यार्थी की तरह 7:50 के ऊपर ही क्लास को शुरू कर देंगे। कल विश्व विख्यात भजन गायक और जिन्होंने लंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, अनेक कंट्री में जाकर राम कथा की है, ऐसे मेरे बड़ा भाई अजय भाई जी, सर से अजय भाई जी कल अपना व्याख्यान रखेंगे। विषय है वर्तमान का कर्तव्य। तो कल आप सब आइएगा, कल कथा है और मैंने आगे तक के कार्यक्रम सब डिसाइड कर दिए हैं और आप सबको अच्छा लग रहा है। मेरे मोबाइल पर अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। सचिन भैया शांति पाठ प्ले करो।